चलिए, मूल अधिकार के आगे का टॉपिक, मूल अधिकार के आगे का टॉपिक ना, मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन। क्या लिखना है? मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन हेडिंग रहेगा। ये क्या रहेगा? मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन। इसमें बहुत कुछ मजा आएगा, बहुत कुछ समझने का भी मिलेगा। ठीक है, मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन। उसका नोट्स नहीं बना पाया एडुटेरिया वाला। ठीक है, और तो वही कराने वाले थे लेकिन समय ही नहीं मिला। ठीक है, मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, इसको क्या क्या बॉक्स के अंदर डालिए। मूल अधिकारों का विस्तृत अध्ययन बॉक्स के अंदर इसको डालिए और लिखिए। लिखेंगे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3, सॉरी, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। ठीक है, लिखना है भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। लिख लिया? विस्तृत अध्ययन किया गया है। मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए गए। लिख लिए? भारतीय संविधान में न्यायपालिका को, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को, ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, लिख लिया आपने? इसी में बुलेट पॉइंट बना के लिखे दूसरा टॉपिक। इसको मेन टॉपिक बोलते हैं। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं सब टॉपिक के रूप में। ठीक है, तो सब टॉपिक जहां भी बनेगा उसको बुलेट पॉइंट या फिर तीर के चिन्ह के माध्यम से लिख सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार है, राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। मौलिक, मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। राज्य के विरुद्ध नागरिक के, नागरिक के दावे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राज्य शब्द के अंतर्गत, राज्य शब्द के अंतर्गत, इसी में राज्य शब्द के अंतर्गत, राज्य शब्द के अंतर्गत, राज्य शब्द के, राज्य शब्द के, राज्य शब्द के अंतर्गत संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, संघ की विधायिका
ठीक है, संघ की विधायिका। उसके बाद संघ की विधायिका जो लिखा है ना, तो संघ और ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, संघ या राज्य, ठीक है, ऐसे तब लिखेगा कि विधायिका, ठीक है, संघ के बाद ऑब्लिक लगा के राज्य भी लगा दीजिएगा, ठीक है। विधायिका, कौमा, कार्यपालिका, कौमा देना है, इसी में कार्यपालिका लिखना है, संघ की विधायिका, संघ राज्य की विधायिका, कौमा कार्यपालिका तथा स्थानीय प्राधिकारी, तथा स्थानीय प्राधिकारी, तथा स्थानीय प्राधिकारी, तथा स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी में ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है, उसमें लिख दीजिएगा पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका तथा 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 ठीक है, तथा अन्य प्राधिकार शामिल है, तथा अन्य अन्य प्राधिकार शामिल है, ठीक है, क्या है, अन्य प्राधिकार शामिल है, ठीक है। लिख लिया आपने? सभी लोगों का हुआ कि फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट करना होगा कि हो गया? हेलो। बोलिए आगे सर, हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है। राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य की, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्याय स्थानीय प्राधिकरण तथा स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी को, ठीक है, या तो ऐसे दे दीजिए, ये वाला दे के लिखना शुरू कीजिए, या फिर स्थानीय प्राधिकरण के बाद ब्रैकेट लगा देना था, उसमें लिखना था पंचायत, उसमें क्या लिखना था, पंचायत लिखना था, ठीक है, नगर पालिका लिखना था तथा अन्य प्राधिकार शामिल है, ठीक है। अब चलिए पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखना है, ठीक है, अलग से पॉइंट नहीं, इसी में लिखना है। अन्य प्राधिकरण से तात्पर्य है, 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 अन्य प्राधिकरण से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, ठीक है, क्या लिखा, अन्य प्राधिकरण से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, लिख लिया आपने? क्या लिखा, अन्य प्राधिकरण से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो अपनी आदेश विनिमय, जो अपने आदेश विनियम का निर्माण, जो अपने आदेश विनियम का निर्माण करते हैं, जो अपने आदेश विनियम, विनियम, विनियम का निर्माण करते हैं, विनियम का निर्माण करते हैं, विनियम का निर्माण करते हैं और उनका प्रभाव कानून का शक्ति, और उनका प्रभाव कानून का शक्ति रखता है, और उनका प्रभाव कानून का शक्ति रखता है, और उनका प्रभाव कानून का शक्ति रखता है, ऐसे निकाय राज्य द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे निकाय राज्य द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसे निकाय, ठीक है, राज्य द्वारा, ठीक है, शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है,
ऐसे निकाय राज्य द्वारा शक्ति प्राप्त करता है, उन्हें अन्य प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, उन्हें, ठीक है, उन्हें अन्य, ठीक है, प्राधिकरण कहते हैं। प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार अन्य प्राधिकरण को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अन्य प्राधिकरण से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जो अपनी आदेश विनियम का निर्माण करते हैं और उनका प्रभाव कानून का शक्ति रखता है। ऐसे निकाय राज्य द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें अन्य प्राधिकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? लिख लिया आपने अन्य प्राधिकरण का? ठीक है, लिख लिया आपने? आप चलिए, आप लोग लिखेंगे अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 लिखिए। अनुच्छेद, देखिएगा, अनुच्छेद 13 को समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारे आर्टिकल्स को अच्छे से समझाऊंगा और सारे आर्टिकल्स के, ठीक है, रोकने के लिए, मतलब प्रत्येक अनुच्छेद को रोकने के लिए चेक बैलेंस कर लेके कोई ना कोई आर्टिकल्स है। ठीक है, अनुच्छेद 13 कहाँ पे काम आता है, वो किस प्रकार से चेक एंड बैलेंस करता है, उसके संदर्भ में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 13 लिखिए। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बुलेट पॉइंट बना के या फिर एरो का साइन मार के लिखिए अनुच्छेद 13। ठीक है, भूतकाल और भविष्य की विधियों से, ठीक है, भूतकाल और भविष्य की विधियों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध है। अनुच्छेद 13 जो भूतकाल और भविष्य की विधि दोनों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। समझे? समझ रहे ना? मतलब भविष्य की विधि से भी, और समझ रहे ना, भूतकाल से भी, मतलब भविष्य में कभी ऐसा विधि बना है, भविष्य में, सॉरी, भूतकाल में ऐसा कोई विधि बना है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो विधि भी अनुच्छेद 13 क्या कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। और भविष्य में किसी भी प्रकार का ऐसा विधि अगर बनेगा जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, तो उसको भी, मतलब अनुच्छेद 13 उसको लोप कर देता है। इसीलिए अनुच्छेद 13 को कहा जाता है भूतकाल और भविष्य की विधियों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध है। ठीक है, समझ रहा है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? ये रिपीट कर दीजिए सर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, आपको लिखना है भूतकाल और भविष्य की विधियों से, ठीक है, भूतकाल और भविष्य की विधियों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध है। अनुच्छेद 13 में लिखना है भूतकाल और भविष्य की विधियों से, ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का क्या उपबंध है। ठीक है, चलिए लिखेंगे। ठीक है, ये जो एक लाइन जो हम लिखवाना है इसमें अनुच्छेद 12 में, ये जो आपने, जो अभी पहले जो आपने लिखा था ना, वो अनुच्छेद 12 था। ठीक है, अधिकार दिया गया है, मतलब दो सब टॉपिक में लिखाए थे ना, मतलब एक जो बोले थे स्टार मार के जो लिखने के लिए, वो अनुच्छेद 12 का था। ठीक है, जिसमें यहाँ से शुरुआत करवाया था मैंने, अनुच्छेद 12 बताना भूल गया था। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, उसमें अनुच्छेद 12 में लिख देना था, ऊपर में अनुच्छेद 12 लगा दीजिएगा। ठीक है, अपने बुलेट पॉइंट बना के लिखा था, लेकिन ऊपर में अनुच्छेद 12 लिखना भूल गया था, वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे लिखाएगा? ठीक है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, ऊपर में अनुच्छेद 12 लिखना था। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 को आप लोग लिख रही है। ठीक है, लिखेंगे उसमें लिख दें सर? अनुच्छेद, हाँ, ऊपर में आप लिख दीजिए जहाँ पे, मतलब जैसे जैसे मैंने कैसे बताऊँ, जैसे यहाँ पे था ना, एक सेकंड। समझ गए सर, समझ गए, आगे बढ़िए। हाँ, समझ गए ना? ठीक, ठीक है, अब चलिए लिखिए अनुच्छेद, इसमें 13 का, 13 का आर्टिकल्स आपने लिख लिया ना, उसमें लिखना है 13 का एक लिखना है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में आपने लिख लिया सर भूतकाल और भविष्य की विधियों से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध है। अब लिखिए 13 का सब क्लोज एक में। ठीक है, टॉपिक नहीं चेंज हो रहा, अनुच्छेद 13 में ही लिखना है, अनुच्छेद 13 का सब क्लोज एक में। ठीक है, एरो मार के लिखिए संविधान से पूर्व की विधियां, संविधान से पूर्व की विधियां, संविधान से पूर्व की विधियां जो मूल अधिकारों की उल्लंघन करती है शून्य घोषित हो जाएगी। मतलब ऐसी विधि, ठीक है, जो कि पहले बन चुका है, ठीक है, संविधान के लागू होने से पहले बना ऐसी विधि, ठीक है, जो सब मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी, वो 13(1) के अनुसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आवाज कहां से आ रही? ढमढम की, बंद कीजिए जरा माइक। ठीक है, अनुच्छेद 13 के 1 में लिखना है संविधान से पूर्व की विधियां, संविधान, संविधान से, ठीक है, पूर्व की विधि। आप बोले संविधान से पूर्व की विधि, बहुत सारा ऐसा विधि है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, उसको समाप्त कर देगी, तो कौन होगा? 13 का ए।
तो संविधान से पूर्व की विधियां जो मौलिक अधिकारों का या फिर मूल अधिकारों की उल्लंघन करती है, शून्य घोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगी। अब लिखिए 13 का 2, इसी में लिखिएगा 13 का 2, इसी में क्या लिखेंगे? 13 का 2, 13 का सब क्लोज 2 में लिखिए। संविधान के लागू होने के सर बाद 13 की का 1 विधि। छूट गया थोड़ा सा। क्यों छूट गया? 3 बार संविधान 4 से बार रिपीट कर रहा हूं, लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा संविधान छूट से गया पूर्व, सर। लिखिए संविधान से पूर्व की विधियां जो मूल हाँ, अधिकारों की उल्लंघन करती है, शून्य घोषित हो जाएगी। हो गया सर। ठीक है, लिख लिया आपने? चलिए अब आगे लिखिए, 13 के 2 में लिखिए, संविधान के लागू होने के बाद की विधियां, संविधान के लागू होने की बाद की विधियां जो मौलिक अधिकारों की, जो मौलिक अधिकारों को कम करती है या शून्य करती है। संविधान के लागू होने की बाद की विधियां जो मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकारों को कम करती है या शून्य करती है। ठीक है, संविधान के लागू होने की बाद की विधियां जो मौलिक अधिकारों को, ठीक है ध्यान रखेंगे, ठीक है ध्यान रखेंगे, संविधान के लागू होने की बाद की विधियां जो मौलिक अधिकारों को कम करती है या शून्य करती हैं, वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। क्या होगा? वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, वो उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, लिख लिया आपने? इसमें लिखिए, इसमें आप यहाँ पे आप क्या करोगे, इतना तक आपने लिख लिया तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके 13 2 के नीचे में लिखिए। ठीक है, मैं 13 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब लिखिए कोई, इसी में लिखिए कोई विधि, ठीक है, कोई विधि, कोई विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है या नहीं, कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं, कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उल्लंघन करती है या नहीं, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से करता है। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या नहीं, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से करता है। न्यायिक, न्यायिक, ठीक है, पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से करता है। ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से करता है, माध्यम से करता है। ठीक है, लिख लिया आपने? सर एक बार रिपीट कीजिए। कोई विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं, इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से करता है। न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से, ठीक है, न्यायिक पूर्वावलोकन के माध्यम से करता है। लिख लिया आपने? जी सर। ठीक है, लिख लिया आपने? क्लियर? छूटा क्या किन्हीं का? छूटा तो हल्ला कीजिए, नहीं छूटा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 13 का 2 आपने लिख लिया आपने? अब लिखिए 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 आर्टिकल्स 14 को लिखिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता है, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण है। विधियों के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे देवी और सज्जनों। ठीक है, तो विधियों के समक्ष क्षमता, विधियों के समक्ष समता
और विधियों के समान संरक्षण और और विधियों के समान संरक्षण और विधियों के समान संरक्षण। आज मैंने मेरा मौलिक अधिकार खत्म कर देने का, मेंस के क्लास को स्किप कर देते हैं, फिर प्रीलिम्स के क्लास को। कैसा रहेगा मेरा विचार? जेपीएससी प्री भी तो है सर, हाँ, उसको तो देखना है ना जेपीएससी प्री को। अब मैं दिल टूट गया जेपीएससी से, इतना जल्दी एग्जाम ले रहे हैं ना। आपका न टूट गया सर? एडमिट कराएंगे क्या? अभी 7 दिन बचा है सर, बहुत कुछ हो सकता है। अनुच्छेद 14 में लिखेंगे विधि के समान संरक्षण और विधियों के समान संरक्षण। लिख लिया आपने? अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसी में मत लिखिएगा, इसी लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिखे। विधि के समान, सॉरी, विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक समानता है। विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक समानता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है। ध्यान में रखिए, ठीक है, विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है। ये डायसी के विधि के शासन की संकल्पना पर आधारित है। ये डायसी एक संविधानविद था। क्या था डायसी भाई? तो ध्यान रखिए, डायसी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखना है। यह डायसी के विधि के शासन, डायसी के विधि के शासन को अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, डायसी के विधि के शासन को क्या कीजिए? अंडरलाइन कीजिए। यह डायसी के विधि के शासन, यह डायसी के विधि के शासन की संकल्पना पर आधारित है। इसी में लिखना आगे, किसी व्यक्ति को जन्म या मत के अनुसार, किसी व्यक्ति को जन्म या मत के अनुसार, किसी व्यक्ति को जन्म या मत के अनुसार कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। 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 सभी वर्ग सामान्य रूप से समान कानून के अधीन होंगे। सभी वर्ग सामान्य रूप से सामान्य कानून के अधीन होंगे। सभी वर्ग सामान्य रूप से, सामान्य में ये लिखेंगे और सामान्य में ये कानून लिखेंगे। ठीक है, सामान्य रूप से सामान्य कानून के अधीन होंगे। क्या लिख लिया आपने? क्या लिख लिया? यस सर, हो गया। ठीक है, अब इसी में एक बुलेट पॉइंट बनाइए, फिर एरो का चिन्ह मारिए या लिखिए। ये तो हो गया विधि का शासन क्या होता है, सो मैंने लिखा है। ठीक है, मैंने लिखा है विधि का शासन क्या होता है। तो कभी पूछेगा तो विधि के समक्ष समानता क्या है? तो विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक समानता है। जो समानता सभी को मिलेगा, किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होगी, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रिविलेज की बात नहीं होगी, उसको बोलेंगे नकारात्मक। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक अधिकार है। इसमें लिखना था विधि के समक्ष समानता। हाँ सर, जब भेदभाव नहीं होने का बात कर रहा है तो ये नकारात्मक कैसे है? सकारात्मक ना होना चाहिए। नहीं, नकारात्मक। ठीक है भाई, भेदभाव किसी के साथ थोड़ी ना हो रहा है। जब मौलिक अधिकार वही तो प्रकृति में नकारात्मक है। नहीं हो रहा है हाँ नहीं हो रहा है भेदभाव, तो नकारात्मक कैसे हुआ? नहीं, मतलब देखिए, जब जो होता अधिकार है सबको तो मिलता है, होता सुनिए है। मेरी बात को, जो उल्टा होता है। ठीक है, जो अधिकार सबको मिलेगा ना, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, उसको नकारात्मक अधिकार कहते हैं। कुछ ऐसा अधिकार होता है जो कि विशेष लोगों को मिलता है, विशेषाधिकार होता है, वैसे अधिकार को सकारात्मक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार प्राकृतिक के रूप में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। ठीक है, देखिए मेन रूप से मौलिक अधिकारों का नकारात्मक होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक की सकारात्मक? क्या बताएंगे? जब निर्बंधन लगाता है, अभिव्यक्ति की आजादी मान सकते हैं नकारात्मक।
नहीं, तो पूरा सर तो मौलिक समझ अधिकारी गए। नकारात्मक है, विधि के समस्त संरक्षण भी नकारात्मक है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सर इसलिए हाँ नकारात्मक बिल्कुल नकारात्मक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपने लिख लिया इसको। आप चलेंगे विधियों के समान संरक्षण में, लिखिए। देखिए, आप देखिए विधियों का समान संरक्षण जो है ये प्रकृति में सकारात्मक आ जाता है। कैसे आ जाता है देखिएगा, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक संकल्पना है। माइक बंद कीजिए, आवाज आ रही है। वही विधि के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण यह अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक संकल्पना है। इसके अंतर्गत देखिएगा इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने में समझाऊंगा, पहले इसे लिखवा देता हूं तो फिर देखेंगे। समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। क्या लिखा है मैंने, लिखना है विधियों के समान संरक्षण यह अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक संकल्पना है। इसके अंतर्गत समान परिस्थितियों में, ठीक है, समान रूप से व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थितियों में असमान भेद किया जाएगा। असमान परिस्थितियों में असमान भेद किया जाएगा। यह अवधारणा, यह अवधारणा, यह अवधारणा सामाजिक और आर्थिक न्याय को अपनी परिधि के अंतर्गत, ठीक है, यह अवधारणा सामाजिक और आर्थिक न्याय को अपनी परिधि के अंतर्गत ले लेती है, अपने परिधि के अंतर्गत ले लेती है। यह अवधारणा सामाजिक और आर्थिक न्याय को अपनी परिधि के अंतर्गत ले लेती है। अब मैं जरा इसको समझा देता हूं। जैसे आपने बोला सकारात्मक नकारात्मक, तो विधि की बात करेंगे। यहाँ पे दिया विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विशेषाधिकार का अभाव आपको देखने को मिलता है। जबकि विधियों का समान संरक्षण की बात करेंगे तो ये सकारात्मक है। रीजन क्या है, इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया एक बात, समान परिस्थितियों में, ठीक है, समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। मान लीजिए समान परिस्थिति क्या होगी, तो महिला और महिला क्या है, समान परिस्थिति है। ठीक है, और पुरुष क्या है, समान परिस्थिति है। तो महिला और महिला का एक जैसा व्यवहार होगा। पुरुष और पुरुष का मतलब क्या होगा, एक जैसा व्यवहार होगा। ठीक है, समझिएगा जरा, आपको कंसेप्ट दिक्कत हुआ था। ठीक है, महिला के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार पुरुष के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके आधार पर महिला और पुरुष में भेदभाव इसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रीजन क्या है, अब मान लीजिए किसी का दौड़ करवा रहे हैं, ठीक है, आर्मी, मान लीजिए दरोगा का ही दौड़ है, तो पुरुष को बोल रहे भाई 10 मिनट में तुमको 2 किलोमीटर दौड़ना है। वही अपेक्षा आप महिला से नहीं कर सकते, तुमको भी 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना है। यहाँ पे महिलाओं को विशेषाधिकार देंगे से चलो तुमको 2 मिनट का ही समय देता है, सॉरी 10 मिनट का ही समय देता है, लेकिन 10 मिनट में तुम 2 किलोमीटर न दौड़ कर तुम 1 किलोमीटर दौड़ो। ठीक है, तो इसको, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं समान परिस्थितियों में समान रूप से व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान रूप से भेद। ठीक है, मतलब यहाँ पे महिला और पुरुष का मतलब क्या, परिस्थिति इनका असमान है। बोलोगे सर कैसे असमान है, तो इनका फिजिकली रूप से इनका परिस्थिति की बात करेंगे असमान है। क्या है, इनकी परिस्थिति कैसी है, फिजिकली रूप से असमान है, शारीरिक रूप से क्या असमान है। तो इस प्रकार से इस पे भेद किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये क्यों किया गया, इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक न्याय को अपनी परिधि में लाने के लिए। अब आप महिलाओं के पुरुष के समान भेद कर रहे हैं, क्या सामाजिक न्याय है। अमीर और गरीब के बीच में भेद करेंगे तो आर्थिक न्याय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेंगे जिनके पास बहुत पैसा है उनको हम आरक्षण नहीं देते, जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना, उनको क्या कहते हैं, आरक्षण दे देते हैं, आरक्षण दो रहे, सॉरी, किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ दे देते हैं नहीं। जैसे कि मान लीजिए जनरल के फॉर्म भरने के लिए आपको पूरा पूरा पैसा उनको देना पड़ता है, वही ओबीसी होता है या फिर एससी एसटी है, उनको पैसा में क्या होता है, कम देना पड़ता है। कहीं पे 1200 रुपया फॉर्म भरने के लिए लग रहा है तो उनको 600 रुपया लग रहा है। परीक्षा में एडमिशन कराने जाते हैं तो देखिएगा एससी एसटी अपने जाति प्रमाण पर लगा देता है, उनको कम पैसा देना पड़ता है। तो क्या होगा, आर्थिक न्याय हो गया। तो ये व्यवहार इसलिए लाया गया कि हमारे समाज में, हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय बना हुआ रहे। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हुआ।
जहां पे विशेषाधिकार का अभाव होगा वह प्राकृतिक में अधिकार नकारात्मक होगा, जहां पर विशेषाधिकार दिया जाएगा वो सकारात्मक होगा। अब चलिए इसमें देखेंगे कुछ अपवाद भी है, तो अपवाद में अब लिखना है तो देवी और सर अपवाद में लिखिए। एक टॉपिक देंगे विधि के समाज से समता के अपवाद, ठीक है, इसी में लिख दीजिए विधि के समझ समता के अपवाद और एरो का चिन्ह देके लिखना शुरू कीजिए। भारतीय संविधान में कुछ इसके अपवाद भी है। भारतीय संविधान में, ठीक है, विधि के समझ समता के संदर्भ में कुछ अपवाद भी है, या फिर ऐसे ही लिखिए भारतीय संविधान में विधि के समझ समता टॉपिक आपने दे दिया, विधि के समझ समता के अपवाद दिया कि नहीं दिया सो बताइए, दे दिया ना? चलिए लिखिए भारतीय संविधान में कुछ इसके अपवाद भी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और कार्यकाल, ठीक है, आप लिखना है क्या विधि के समझ समता में लिखिए, ठीक है, इसके अपवाद में लिखवा रहे हैं हम। भारतीय संविधान में कुछ इसके अपवाद भी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों एवं कर्तव्य के प्रयोग करते समय, राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर पूछेगा विधि के समझ समता के अपवाद कौन है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल, नहीं है कि नहीं दोनों अपवाद? जी सर। हाँ, दो अपवाद है, ठीक है, विधि के समझ समता के। तो भारतीय संविधान में कुछ इसके अपवाद भी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों एवं कर्तव्य के प्रयोग करते समय किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अब राष्ट्रपति कोई कार्य करेंगे, राज्यपाल कोई काम करेंगे तो न्यायालय उनके कार्यों की जांच नहीं ना करेगा, न्यायालय के पास पावर नहीं से उनके कार्यों की जांच करे, है कि नहीं है? आपराधिक मुद्दा जो आ जाएगा तो आपराधिक मुद्दे में उनके ऊपर केस भी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता ना। लेकिन कोई आम आदमी कोई आपराधिक काम करेगा तो क्या उनके ऊपर केस चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा ना। तो ये बोलते हैं यहाँ पे विधि के समन समता का उल्लंघन हो गया कि नहीं हो गया, कि आम आदमी से भेद किया जा रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, तो ये उल्लंघन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं इनको प्रिविलेज मिला हुआ, विशेषाधिकार मिला हुआ। तो कभी एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया विधि का अधिकार का, यहाँ पे समता का अधिकार का प्रिविलेज भी विशेषाधिकार किसके पास है, तो क्या बताएंगे? राष्ट्रपति और किसके पास? राज्यपाल के पास। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। कहां तक मैं इसमें लिखवा दिया बताएंगे जरा हमें? प्रयोग करते समय न्यायालय, हाँ, उसके बाद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, लिख लिया सभी लोगों ने यहाँ पे? हो गया, आगे लिखवाओ? जी सर। लिखते भी है कि नहीं लिखते, कि मैं केवल बोलते रहता हूँ आप लोग सुनते रहते? लिखते हैं ना सर? एक बार रिपीट कर दीजिए। लिखिए भारतीय संविधान में कुछ इसके अपवाद भी है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी शक्तियों एवं कर्तव्य के प्रयोग करते समय किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। हाँ, इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसी वाले टॉपिक में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसे वाले टॉपिक में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार के दांडिक, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध न्यायालय में किसी भी प्रकार के दांडिक, ठीक है, दांडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती, ठीक है। दांडिक मतलब क्रिमिनल वाला, ठीक है। दो तरह के मामले होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, कौन से होते हैं? जो विवाह तलाक की सब, दीवानी फौजदारी। तो दीवानी मामले में तो राष्ट्रपति को या फिर राज्यपाल के ऊपर चल तो सकता है, ठीक है, लेकिन फौजदारी मामले भाई साहब नहीं चलेंगे, या फिर पहले से चल रहे होंगे तो जैसे ही वो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल बनेंगे वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक वो अपने पद पे रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, ठीक है, उनके पदावधि लगा हुआ है, ठीक, ध्यान रखिए क्या लगा हुआ है? पदावधि मतलब शासन के दौरान, ठीक है, किसी न्यायालय में किसी प्रकार की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दांडिक कार्यवाही नहीं स्थापित की जा सकती, ठीक है। ये पॉइंट आपने लिख लिया आपने। अब चलेंगे तीसरा नंबर पॉइंट, इसी में लिखिए, ठीक है, तीसरा नंबर इसी में। ये सब विधि के समता का उल्लंघन की बात करेंगे। आर्टिकल 14 का क्या होता है?
यहाँ पे विशेषाधिकार की बात की गई है। चलेंगे विदेशों के विदेशी शासकों, ठीक है, विदेशों के शासक और उनके राजदूतों, विदेशों के शास विदेशों के शासक और उनके राजदूतों के खिलाफ किसी प्रकार का दांडिक मामला नहीं स्थापित किया जाएगा। मैं ये कहानी बार बार सुनाता हूं। मान लीजिए कोई राजदूत है, कोई अमेरिकन राजदूत है भारत में। अब उसने क्या किया, किसी व्यक्ति को 2-4 थप्पड़ लगा दिया, वो व्यक्ति थोड़ा कमजोर निकला और रोड पे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं, आर्टिकल धारा 302 के साथ, ठीक है, उम्र कैद वगैरह की सजा उसको मिलेगा नहीं, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हत्या भी कर देगा ना तो भी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आर्टिकल 14 का क्या होगा, उल्लंघन हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसे किसे किसे मिलता है, विदेशों के शासक, विदेशों के शासक और उनके राजदूतों को उनके राजदूतों के खिलाफ किसी प्रकार का दांडिक मामला नहीं स्थापित किया जाएगा। अब बोलोगे सर ये बात कहां से आया, तो एक वियना कन्वेंशन हुआ था 1961 में, ठीक है। क्या हुआ था, ध्यान में रखेंगे, वियना सम्मेलन, कन्वेंशन में लिख सकते हैं, वियना सम्मेलन 1961 में, ठीक है, वियना सम्मेलन 1961। अब ब्रैकेट में लिख देगा विधायिका द्वारा वर्गीकरण, क्या लिखेंगे, विधायिका के द्वारा वर्गीकरण, वियना सम्मेलन 1961 लिखिएगा और उसमें ब्रैकेट में लिख देगा विधायिका के द्वारा वर्गीकरण। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में आप लिखोगे विधायिका के द्वारा वर्गीकरण, ठीक है, विधायिका के द्वारा, ठीक है, वर्गीकरण लिख लिया। वियना सम्मेलन 1961, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, विधायिका के द्वारा वर्गीकरण करके, विधायिका के द्वारा वर्गीकरण करके, ठीक है, कुछ आधारों में कानूने के मध्य अंतर हो सकता है, ठीक है, अंतर हो सकता है, ठीक है, विधायिका के द्वारा वर्गीकरण करके कुछ आधारों में कानूनों के मध्य अंतर हो सकता है, जैसे भौगोलिक अंतर, जैसे भौगोलिक अंतर, जैसे भौगोलिक अंतर, कौमा, कौमा दिखेगा, जैसे भौगोलिक अंतर, उसमें दिखेगा समय का अंतर, जैसे भौगोलिक अंतर, कौमा देके लिखे समय का अंतर, फिर कौमा देके लिखे बाढ़, भूकंप, अकाल, व्यापार, 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 इसमें लिखेगा व्यवसाय, व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय, या फिर या जीविका के प्रकृति में अंतर, या जीविका के प्रकृति में अंतर, मतलब यहाँ पर भी आर्टिकल 14 के साथ भेदभाव हो सकता है, ठीक है, इन सब आधारों पे, ठीक है। हमने जो बोला भाई साहब से बताना है, मैंने बोला से किसी भी विदेशों के शासक या उनके राजदूतों के खिलाफ किसी प्रकार का दांडिक मामला नहीं स्थापित किया जाएगा। किस में दिया हुआ था, वियना कन्वेंशन 1961 में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने लिखा विधायिका द्वारा वर्गीकरण करके कुछ मामलों में कानूनों के मध्य अंतर हो सकता है, जैसे भौगोलिक अंतर के माध्यम से, ठीक है, समय का अंतर, बाढ़ के समय, भूकंप के समय, अकाल के समय, व्यापार वाणिज्य के द्वारा, जीविका के प्राकृतिक में अंतर, इन सब चीजों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ गए, लिख लिया आपने। यहाँ पे लिखा ना भौगोलिक अंतर, ठीक है, विधायिका द्वारा वर्गीकरण के भी कुछ आधार पर हो सकता है, भौगोलिक अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर में लिख देना था, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं, फिर एक साथ भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शत्रु दोस्त देश का भी राजदूत ऐसा करेगा तो हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल, कोई भी राजदूत रहेगा, शत्रु देश के रहे चाहे किसी भी देश का राजदूत है, मैटर नहीं करता। वियना कन्वेंशन सीधा सीधा 1961 वाला वियना कन्वेंशन, ठीक है। अब शत्रु देश का राजदूत है, अगर भाई आपका शत्रु है तो आपका राजदूत उसका मित्र थोड़ी ना है, समझ रहे हैं, आपका भी तो राजदूत है वहां पे।
अरे राजदूत को तो प्रिविलेज शुरू से दिया जाता है। जब रामायण में जब जाता है, रामायण के समय आपने देखिएगा, युद्ध रोकने के लिए एक अंतिम प्रयास करने के लिए अंगद जी को जब भेजा जाता है, तो नहीं, हनुमान जी को जब भेजा जाता है तो बोलता है ये राजदूत है, इसको सजा देने का प्रावधान नहीं है, तो इसको जान से मारा नहीं दे, इसका मतलब पूछ क्या होता, बहुत अधिक मतलब प्रिय होता है, इसे पूछ में आग लगा दिया जाए। तो वहां पर भी कहा जाता है राजदूत को मारने की परंपरा कभी से भी नहीं रही है, ठीक है, किसी भी इतिहास में। राजदूत कितना से भी कितना खराब बात की उन्हें लेके जाए किसी राजा के सामने, उसकी हत्या नहीं किया जाता है, ठीक है। तो परंपरा शुरू से भी रही है, वर्तमान सिनारियों में भी रहा है, ठीक है। राजदूत हो गया, विदेशी शासक हो गया, इन लोगों को सुरक्षा दिया जाता है। मान लीजिए कोई विदेशी शासक हमारे यहाँ, मतलब जिनपिंग साहब घूमने आए, हम उसको बंदी नहीं बना लेंगे, ठीक है। उनको क्या मिला हुआ है, इसके इम्यूनिटी मिला हुआ है वियना कन्वेंशन 1961 के द्वारा, ठीक है। देख लिया आपने। अब इसी में नीचे एक लाइन लिखिए बस, ठीक है, इस पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए इसी में। विधियों के समान संरक्षण समान न्याय और नैसर्गिक न्याय की अवधारणा को पूर्ण करता है। विधियों के समान संरक्षण समान न्याय और नैसर्गिक न्याय के अवधारणा को पूर्ण करता है। विधियों के समान संरक्षण समान न्याय और नैसर्गिक न्याय के अवधारणा को पूर्ण करता है, ठीक है। लिख लिया आपने। अब हम लिखाएंगे अनुच्छेद 15, आर्टिकल्स 15। फिल्म बनी है आयुष्मान खुराना की, देखा आपने? सभी लोग एक बार आर्टिकल्स 15 जरूर देखना चाहिए। क्या सर एक बार फिर से बोलिए ना। क्यों बोलो फिर से? विधियों के समान संरक्षण समान न्याय और नैसर्गिक न्याय के अवधारणा को पूर्ण करता है, ठीक है। समान न्याय और नैसर्गिक 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 न्याय, ठीक है। न्याय, गलती नहीं ना लिख रहा हूं, नैसर्गिक ऐसा ही ना होगा। नैसर्गिक न्याय के, ठीक है, अवधारणा, ठीक है, अवधारणा को क्या करता है? पूर्ण करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हो गया? आप जी चलने सर। लिखेंगे, अगला टॉपिक लिखेंगे अनुच्छेद 15। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 15। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 को बॉक्स के अंदर डाले और लिखे इसमें धर्म मूल वंश। धर्म मूल वंश, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है। 5 प्रकार का विभेद किया गया है, मतलब विभेद को रोका गया है इसमें, ठीक है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। देखिए आपका मेंस की तैयारी थ्रू प्रीलिम्स की तैयारी थ्रू मेंस चल रही है, ठीक है। और आप मेंस की तैयारी करते रहो, सारे टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो रहा है, और साथ में आप देख रहे हो कि मजे से आपका प्रीलिम्स भी हो रहा है। टॉपिक भी तो देख लो ना, प्रीलिम्स में क्या 15-1 में क्या, 15-2 में क्या है। सभी लोग को 15 में तो पता है, लेकिन 15-1 15-2 को पूछेगा तो मुंह बात देता है, पता नहीं रहता उसको। सब क्लोज ज्यादातर लोग, मुझे भी नहीं याद है, मैं अपना अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भी सारे सब क्लोज नहीं याद है, लेकिन आजकल एग्जाम में परंपरा आ गई सब क्लोज पूछने की, क्योंकि मेन आर्टिकल सबको याद रहता है। इसीलिए आजकल प्रीलिम्स के एग्जाम में सब क्लोज पूछना शुरू हो गया है, ठीक है। तो मैंने सोचा था जब मेंस का कॉपी बनाऊं सारे सब क्लोज को एंट्री कर दूं, मैंने इसमें सारे सब क्लोज लिख डाले हैं, टोटल सब क्लोज है इसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करती है। अब देखिए जब भी सबको, देखिए मैं एक विभेद ट्रिक नहीं बता करेगा, देता नहीं हूँ। करेगा। हाँ, विभेद करने की मनाही है, करता नहीं है। जब भी सब क्लोज आप याद रखिएगा ना, तो मेन आर्टिकल से आपको याद रहेगा, और उसके बाद उसका जो सब क्लोज एक जो होगा ना, वो फिर उसको करने से रोकेगा, ठीक है। और सब क्लोज 2 जो आएगा ना, उसको विशेष परिस्थिति में बोलेगा से इस पे रोक नहीं है, समझ रहा है ना। अब आर्टिकल्स 15 की बात करेंगे। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की मनाही है। अब 15(1) क्या कहता है? तो 15(1) सुनिएगा, 15 अनुच्छेद 15(1) में लिखिए, चलिए अभी मत लिखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, इसको 15 अनुच्छेद 15 के बाद एक लाइन लिखिए, उसके बाद लिखिएगा 15(1). लिखिए अर्थात, अर्थात, ठीक है, पहले लिखिए अर्थात। अर्थात लिखने के बाद, अर्थात, अर्थात लिखने के बाद तब 15(1) लगाइए, ठीक है। अर्थात, अर्थात, ठीक है। अर्थात के बाद 15(1), ठीक है। उसके बाद मतलब अंडर, मतलब डैश देके लिखिए।
अर्थात राज्य किसी नागरिक के साथ राज्य किसी नागरिक के साथ जाति अर्थात राज्य किसी नागरिक के साथ अर्थात राज्य किसी नागरिक के साथ जाति 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 ठीक है, यहाँ पे लिखना था अर्थात 15(1) के अनुसार किसी नागरिक के साथ जाति धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर पक्षपात नहीं करेगी पक्षपात नहीं करेगा पक्षपात नहीं करेगा कि कोई नागरिक विशेष धर्म या जाति का है कोई नागरिक विशेष धर्म या जाति का है। ठीक है, लिख लिया आपने। मतलब 15(1) बोला तो भाई साहब देखो 15(1) आर्टिकल्स कहेगा से 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल शब्द लगाया हुआ है। ठीक है, बाकी आधार पर भेदभाव हो सकता है। केवल का मतलब इन आधारों पर नहीं करेगा, मतलब बाकी आधार पर हो सकता है। ठीक है, केवल शब्द लगाया हुआ ध्यान में रखिएगा। एक मिनट, केवल लगा हुआ है मतलब 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जबकि 15(2) क्या कहता है? ठीक है, ध्यान रखिए 15(2) क्या कहता है? 15(2) का डैश देके लिखिए, अनुच्छेद 15(2) डैश देके लिखिए, अनुच्छेद 15(2) ठीक है, मतलब ध्यान में डैश देके लिखिए। 15(2) में लिखिए राज्य और व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कुएं तालाब सड़कें या राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के लिए प्रयोग के स्थान पर किसी के साथ विभेद नहीं करेगा मतलब 15(2) क्या कहता है भाई साहब? देखो राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए। ठीक है, सार्वजनिक स्थान क्या हो सकता है? कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, सड़क हो सकता है, या राज्य निधि मतलब मान लीजिए कोई भी मतलब सार्वजनिक स्थान जहाँ पे राज्य का पैसा लगा हुआ है, राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के लिए प्रयोग के स्थान पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अब राज्य निधि से क्या होगा? मान लीजिए गांव में एक चापाकल गड़ा दिए, अब गांव में चापाकल गड़ा दे रहे, चापाकल समझते हैं, चापाकल जो गांव में गड़ा, इसमें सरकार ने बोला तो चलो 5,000 रुपया देते हैं अमुक व्यक्ति को, वो चापाकल गड़ा लिया। अब 5,000 रुपया देंगे तो 5,000 रुपया से चापाकल नहीं हुआ। ठीक है, वो व्यक्ति ने भी उसमें मतलब क्या किया? अपना 4,000 रुपया खर्चा किया, तो 9,000 रुपया टोटल खर्चा करके चापाकल तो गड़ा। अब कल्हे मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति जाकर उसमें पानी लेने के लिए जाता है, वो व्यक्ति मतलब निम्न जाति से है, तो वो ये व्यक्ति ए जिसके पास चापाकल गड़ा उनके जमीन में, राज्य ने 5,000 रुपया दिए, सरकार ने 4,000 रुपया खुद खर्चा किया, तो ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता हम तुमको पानी लेने से रोकेंगे। ठीक है, क्या हो गया? राज्य का पैसा में लगा तो ये जगह कैसा हो गया? सार्वजनिक हो गया। क्या हो गया? ये सार्वजनिक हो गया। ठीक है, राज्य कभी भी मतलब वो व्यक्ति कभी भी यह दावा नहीं कर सकता कि यहाँ से तुमको पानी नहीं लेने देंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये सब संविधान में लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, तो उन्होंने देखा था अंबेडकर जी जब पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो वहाँ पे 2 प्रकार का मतलब क्या होता था? धारा होता था। एक होता है हिंदू के लिए, एक होता था मुसलमान के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या था? हिंदू के लिए एक, मुसलमान के लिए होता था। और पानी पिलाने वाला लोग जो थे वो मतलब क्या होते थे? विभिन्न धर्म के अलग अलग लोग होते थे। अब यहाँ पे दिक्कत है, एक दिन अम्बेडकर जी को पानी पिलाने वाला लोग आया ही नहीं। अब इनको पानी पीना था, पानी पीने गए तो पता चलो आया ही नहीं, दिन भर प्यासे रहे। ठीक है, तो इस साथ तो अगला दिन से मतलब बोला गया से चलो, तो इन्होंने पानी निकाल के पी लिया, तो उस घड़ा को हटा दिया गया, इनके साथ मारपीट की घटना हुई। तो अगला दिन से रखा गया से एक अलग से कुआं रखा जाएगा जो कि दलितों के, कुआं बोल रहे, एक अलग से घड़ा रखा जाएगा जो कि दलितों के लिए होगा। तो इस सारे प्रकार का भेदभाव किया जाता था।
जब ब्रिटिश जब थे देश में, तो वहां पे आप देखेंगे इसे मतलब क्या होता था, होटल में नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है। सिनेमा घर में जाना की मनाही थी, ठीक है। एक महात्मा गांधी जब गए थे तो उन्होंने भेदभाव इस प्रकार का स्तर किया, उनके पास ए श्रेणी का टिकट होने के बाद भी ए श्रेणी में सफर करने नहीं दिया। केरल में वाइकोम सत्याग्रह होता है, ठीक है, केरल में वाइकोम सत्याग्रह हुआ, तो वहां पे सड़क भी दो प्रकार की थी। मतलब एक जो ऐसा सड़क जो था ऊंची जाति का सड़क था, वहां पे दलितों को चलने तक का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को संविधानविदों ने देखा था, तो उन्होंने इन सारी चीजों को संविधान में डाल दिया। तो भविष्य में इन सारे प्रकार पर भेदभाव होने की संभावना हो गया, इन सारे को मतलब उन्होंने संविधान में लिख के क्या किया, इनको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। पहले क्या होता था, पहले कोई मतलब उच्च जात के जो लोग जो थे, उनके सामने से गुजरने पे अगर आप पगड़ी लगाए हुए हैं या फिर अगर जूता अगर चप्पल पहने तो खोल देना पड़ता था, ठीक है। तब जाके उनके दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता था, ठीक है। अगर वो सामने से अगर गुजर रहे थे, आप बैठे हुए कुर्सी पे तो बैठ ही नहीं सकते, तो उठ जाना होता था। इस स्तर का अलग लेवल का भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था। तो इन सबको समाप्त करने की आवश्यकता थी, इसीलिए संविधानविदों ने जो संविधान बनाया, तो इनमें इन सारे चीजों का मतलब क्या किया, विस्तार से अध्ययन कर दिया, ठीक है। लिख लिया आपने। इसमें पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिखिए। ऐसे में इन अधिकारों का अलावा, ऐसे में इन अधिकारों के 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 अलावा अनुच्छेद 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 लिखे ब्रैकेट में लिखे 15(1) एवं 15(2), 15(1) एवं 15(2), मतलब ऐसे में इन अधिकारों के अलावा, ठीक है। अनुच्छेद 15(1) और 15(2) ब्रैकेट में लिखिएगा, विभेद का कोई अन्य आधार होने पर असंवैधानिक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे में इन अधिकारों के अलावा अनुच्छेद 15(1) और 15(2) के विभेद का कोई अन्य अधिकार, अन्य आधार होने पर असंवैधानिक नहीं होगा। देख लिया आपने। ऐसे में इन आधारों के अलावा अनुच्छेद 15(1) और 15(2) विभेद का कोई अन्य आधार होने पर असंवैधानिक नहीं होगा, ठीक है। आप चलेंगे अनुच्छेद 15 का 3 लिखिए। अनुच्छेद 15 का 3, अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 3, अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 3। अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 3 में लिखिए। देखिए, राज्य महिला और बच्चों के लिए, देखिए अब यहाँ पे 15 का 3, अनुच्छेद 15 का 3 लिखे ना, ब्रैकेट में लिख दिएगा ना अपवाद, ठीक है, अपवाद, ये अपवाद है, ठीक है। क्या है 15 का 3, क्या है? अपवाद है, ठीक है। अनुच्छेद 15 का 3 मतलब लिखे ब्रैकेट में लिख दिएगा अपवाद, ठीक है। लिख लिए, बताते रहिएगा, ठीक है, तो तब पता चलेगी हमेशा आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। लिखे 15 के 3 सर लिखे, थोड़ा अपवाद धीरे नहीं कि धीरे। लिखे। हाँ, धीरे धीरे लिखा रहा हूँ। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधा और निशुल्क शिक्षा इत्यादि। जैसे महिलाओं के लिए प्रसूति सुविधा और निशुल्क शिक्षा इत्यादि। अब महिलाओं को प्रसूति सहायता दी जाती है, संविधान का कौन सा है, ठीक है, 42 कहता है 6 महीना का पेट लीव मिल 45। जाता है। 42 प्रसूति सहायता 42 में है, ठीक है। 45 में क्या है, बच्चों की शिक्षा की बात कही गई है, ठीक है। तो हमें प्रसूति सहायता दिया जाता है। तो भाई
6 महीना उसको पेड लीव मांगता था। पुरुष इस ग्राउंड पे नहीं मांग सकते, नहीं हमको भी 6 महीना का छुट्टी चाहिए, ठीक है, ये उनको विशेष सुविधा दिया जा रहा है, तो ये मतलब क्या होगा, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे 15 के 4 में एक लाइन लिखेंगे, 15 का 4, 15 का 4 में लिखेंगे, पंद्रह के 4 में लिखेंगे, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से 15 का 4 लिखेंगे, ऐसे करके कर देंगे, 15 का 4 डैश देके लिखेंगे, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के कुछ वर्ग की उन्नति के लिए, पिछड़े नागरिकों के कुछ वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ओबीसी को आरक्षण जो मिलता है ना, उसमें 15 के 4 का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या लिखा आपने, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए कुछ वर्ग की उन्नति, पिछड़े नागरिकों के कुछ वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। लिख लिया। लिख लिया आपने, हो जी गया। सर। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके इसे में, अनुच्छेद 15(4) और 15(3) के, अनुच्छेद 15(4) और 15(3), अनुच्छेद 15(4) और 15(3) ठीक है, अनुच्छेद 15(4) और 15(3) के, अनुच्छेद 15(4) और 15(3) प्रतिकारात्मक तथा संरचनात्मक भेदभाव की परिकल्पना करता है। अनुच्छेद 15(4) और 15(3) प्रतिकारात्मक, प्रतिकारात्मक और संरचनात्मक भेदभाव की परिकल्पना करता है, परिकल्पना करता है, किंतु किंतु ऐसे अधिनियम, किंतु ऐसे अधिनियम नीति, नीति युक्त तथा लोकहित, नीति युक्त, लोकहित तथा राष्ट्रहित से संबंध हो। नीति युक्त के बाद नीति युक्त, नीति युक्ति, नीति युक्ति युक्त हो और अंततः लोकहित अर्थात राष्ट्रहित से संबंध हो। ये टॉपिक लिख दीजिए, मस्त लाइन है ये। अब देखेंगे भेदभाव किस आधार पे करेंगे भाई। भेदभाव मतलब क्या होना चाहिए, जायज होना चाहिए, नाजायज भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब महिला पुरुष में भेदभाव तो कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महिला को विशेष अधिकार दे सकते हैं, लेकिन महिला महिला में भेदभाव नहीं किया जा सकता, पुरुष पुरुष में भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यही अनुच्छेद 15(4) और 15(3) की बात करेंगे, प्रतिकारात्मक तथा संरचनात्मक भेदभाव परिकल्पना करता है, किंतु ऐसे अधिनियम नीति युक्त, नीति युक्ति युक्त हो और अंततः लोकहित अर्थात राष्ट्रहित से संबंध हो। ठीक है, अब चलेंगे, लिखेंगे देवियों और सज्जनों, आर्टिकल्स 15 का सब क्लॉज 5। ठीक है, आर्टिकल्स 15 का सब क्लॉज 5 लिखिए।
आर्टिकल्स 15 का सब क्लॉज 5 लिखिए। आर्टिकल्स 15 का सब क्लॉज 5 लिखिए। देखिए इस अनुच्छेद को 93वां संविधान संशोधन 93वें संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 93वें संविधान संशोधन तिरानवा संविधान संशोधन, ये गलत लिखा हुआ है, सुधार दीजिएगा। फिर 2005 में हुआ था 93वां संविधान संशोधन। वही मैं 2005 देख रहा हूँ। होगा। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, 2003 क्यों दिया हुआ है भाई? मेरे दिमाग में तो गलत चल रहा है। लिखेगा, लिखेंगे देवी और सजनों, इस अनुच्छेद मतलब 15(5) में लिखा यह इस अनुच्छेद को 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया था। देख लिए, जिसके अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए, जिसके अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, कैसे? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए, ठीक है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्था, क्या लिखेंगे? उच्च शैक्षणिक संस्था, ठीक है, मतलब हायर एजुकेशन में क्या लिखा? उच्च शैक्षणिक संस्था, उच्च ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, उच्च शैक्षणिक संस्था, उच्च शैक्षणिक संस्था ब्रैकेट बंद। उच्च शैक्षणिक संस्था लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करोगे। उच्च शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है। अब बोलोगे सर क्या लिखा दी, क्या होता है ये? तो बोले IIT में कोई बच्चा एडमिशन लेगा, IIM में कोई बच्चा एडमिशन लेगा, निफ्ट में कोई बच्चा एडमिशन लेगा, तो रहता है ना भाई IIT का 10% सीट जो है OBC के लिए है, ठीक है, 10% सीट जो है EWS के लिए है, 27% सीट की बात करेंगे तो OBC के लिए है। टोटल बात उठ दिया, उसके बाद बोलेगा 50% सीट जो इसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, क्योंकि ये जो है सीट क्या है, रिजर्व नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 15 के सब क्लोज 5 क्या कहता है? इसको 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हो गया। अब लिखेंगे 15 का सब क्लोज 6, 15 का सब क्लोज 6 लिखेंगे जरा, 15 का सब क्लोज 6 लिखिए। इस अनुच्छेद को इसमें अगर पूछेगा 15 के 5 में किससे आरक्षण मिलता है, तो OBC का आरक्षण है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब 15 के 6 में किससे आरक्षण है, तो EWS का आरक्षण है, ठीक है, किसमें? तो हायर एजुकेशन के लिए, ध्यान में रखेंगे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है। तो 16 का 6 लिखिए। इस अनुच्छेद को 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। लिख लिया आपने? लिख लिया।
अब यहाँ पे देखेंगे, बोलोगे सर मतलब क्या सब दिखा दिए, तो ध्यान रखिएगा 15 के 4, 15 का 4, ठीक है, और 15 का 4, और यहाँ पे 16 का 4, मतलब दो आर्टिकल्स को मिला के ना ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होता है। भूल रहा हूँ, 15 का 4, 16 का 6 है, 15 का 4 है, ठीक है, और इधर भी 15 का, भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, रहने दीजिए, ठीक है। दो आर्टिकल्स को मिला के 16 आरक्षण का को 6 है। जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, वो लिखवा दूंगा भाई, अभी याद आ नहीं दे रहा, ठीक है। तो मेरा 15 के 1 से लेके 15 का क्या है, याद है क्या, बताइए तो। 15 का 6 और 16 का 6, दोनों को 6 ही है। हाँ, 15 का 6 और 16 का 6 मिलाकर 16 का 6। ईडब्ल्यूएक्स का होगा, नहीं यही है, यही जी भूल रहा था मैं, जी सर। ठीक है। और 15 का 4 और 16 का 4 मिला के, 15 का 4 और 16 का 4 मिला के ओबीसी का होगा, यही ना। जी 27%। हाँ, वही मैं भूल रहा था, ठीक है, हाँ 27%, ठीक है। मतलब एक में क्या है, तो भाई साहब एक में मतलब एडमिशन में देते हो, और एक में क्या देते हो, नौकरी में आरक्षण देते हो, नहीं दोनों में है। अब मान लीजिए अब एडमिशन में आरक्षण देने की क्यों बात हुई, तो भाई साहब पढ़ेगा लिखेगा तब तो नौकरी करेगा। जब पढ़ने लिखने में आरक्षण दे ही नहीं रहे हो, नामांकन में आरक्षण दे ही नहीं रहे हो, बच्चा हायर एजुकेशन लेगा ही नहीं, तो उसको नौकरी कहाँ से होगा। तो एजुकेशन में भी दिया गया और नौकरी में भी दिया गया, ठीक है, तो दोनों आधार पर। आर्टिकल 16 लिखेंगे, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 लिखें, अनुच्छेद 16 में लिखेंगे, अनुच्छेद 16 लिखें, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है, ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता है। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता लिखिए। लिख लिया। इसमें लिखेंगे 16 का 1, अनुच्छेद 16 का 1, 16 का सब क्लोज 1 देके लिखिए। सोलह का सब क्लोज 1 देके लिखिए, ठीक है। राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित, ठीक है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित सभी विषयों पर नागरिकों को समानता दिया गया है। मतलब 16 का 1 कहता है से राज्य के अधीन कोई भी वैकेंसी वगैरह कुछ भी निकलता है, नौकरी निकलती है, नियुक्ति निकलती है, कुछ भी निकलती है, तो इसमें जो भी नियुक्ति या फिर नियोजन से संबंधित सभी विषय पर मतलब नागरिकों को मतलब क्या है, समानता है, ठीक है। लिख लिया आपने, लिख लिया ना आपने, ठीक है। 16 का 1 में क्या लिखा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित सभी विषयों पर नागरिकों की समानता है। अनुच्छेद 16 के 2 में लिखे, अनुच्छेद 16 का 2 में लिखे, राज्य किसी नागरिक के साथ, राज्य किसी नागरिक के साथ 16 का 2 में लिखेंगे, 16 के 2 में, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, 16 के 2 में लिखे, 16 के 2 में लिखेंगे, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म जाति लिंग, धर्म कौमा जाति लिंग, कौमा लगा कर लिखे, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश उद्भव और निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या करेगा, राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म जाति लिंग कौमा देके लिखना है, जन्म स्थान मूल वंश उद्भव और निवास के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब इसमें भी अपवाद है, ठीक है। अब इसमें अपवाद क्या है, तो 16 के 3 में, ठीक है, आर्टिकल 16 के तहत जो अधिकार जो मिले उसके अपवाद 16 के 3 में देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद लिखे 16 के 3, अनुच्छेद में लिखेंगे 16 का सब क्लोज 3, ठीक है, अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 3 लिखिए, ठीक है, अनुच्छेद 16 के सब क्लोज 3 लिखिए, अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 3, अनुच्छेद 16 के सब क्लोज 3 के तहत ठीक है, समता के अपवाद, क्या लिखेंगे, समता के अपवाद, समता के क्या अपवाद है यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 16 के 3 के तहत समता के अपवाद संसद या राज्य
संसद या राज्य निवास के आधार पर किसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। निवास के आधार पे किसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये 16 के 3 के में दिया गया है। ठीक है, वंस मोर कीजिएगा सर। बोलू फिर से। ठीक है, लिखेंगे 16 के 3 में लिखेंगे 16 के 3 के तहत। ठीक है, समता के अपवाद ब्रैकेट में घेर देना है, पे अंडरलाइन कर देना है। संसद या राज्य निवास के आधार पर किसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। किसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 16 के 3 में क्या है? ठीक है, विशेष प्रावधान किसके आधार पे? निवास के आधार पर विशेष प्रावधान है। जैसे में लिख दीजिए आंध्र प्रदेश राज्य, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 371 का डी। क्या लिखेंगे? 371 का सब क्लोज डी, बड़ा वाला डी लिखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य को इसमें क्या है तो विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 371 के डी में क्या है? आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हो गया, लिख लिया आपने। अनुच्छेद 371 के डी के रूप में संविधान में एक नया अनुच्छेद अंतः स्थापित करके केवल आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उत्पन्न किए गए। तो आपको उतना नहीं लिखना है, आप सीधे लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा है ना। से मतलब संसद या राज्य निवास के आधार पर किसी वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश राज्य। ब्रैकेट में लिखिएगा 371 का सब क्लोज डी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब कभी कभी ना बड़ा डी छोटा छोटा डी में लिखने में, जैसे इस बार का कॉपी जो चेक किया है ना, वो मतलब 4 डिजिट 5 डिजिट तक मतलब पॉइंट वाला को लिया है मतलब मैथ में। तो कभी कभी दिमाग खराब कर सकता है, तो याद नहीं रहता कहाँ पे बड़ा डी होगा कहाँ पे छोटा डी होगा। तो ऐसे कंडीशन में घ लगा दे। ठीक है, अब करते रहो, बड़का घ है कि छोटका घ, हिंदी में बड़का छोटका नहीं होता है। अब यहाँ पे ए और ए की गलती लिख देंगे तो गलती कर सकता है, तो ऐसे में कर क लिख दीजिए, दिमाग खराब करो ना। बड़ा होगा ना छोटा होगा, बड़का ए और छोटका क तो नहीं होता ना, सिर्फ बड़ा क है छोटा क है। और ऐसे में अगर गलती से अगर आपने लिख दिया, अगर उसके दिमाग में हिट कर गया सिर्फ बड़ा डी छोटा डी में अंतर किया है, तो मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो ऐसे संदर्भ में क ख ग लिखना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, अगर एफ है तो वहां पे च लगा दीजिए। घ वहां पे डी आपको याद आ रहा है लेकिन भूल रहे से भाई साहब बड़ा डी था कि छोटा डी था याद नहीं आ रहा, तो सीधे घ लिख देना है। ठीक है, मतलब अगर आप मैथमेटिकल यूज का प्रयोग करें, डाटा का प्रयोग करें, तो डाटा का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन डाटा आपके पास सटीक होना चाहिए। आप कोट अगर लिख रहे हो तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं कोट लिखने का, लेकिन कोट अगर लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं तो कोट सटीक होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, अब मान लीजिए कोई आपको संवैधानिक स्टेटमेंट आपको नहीं याद आ रहा है, आपको नहीं पता रहा है किसने कहा था, तो लिख दे संविधानविद के अनुसार। अब खोजते रहो भाई कौन संविधानविद बोल कर गया था, मुंशी साहब थे, पालकी वाले थे, कौन थे, वियर बोला था कि कौन बोला था। संविधानविद तो सब होता है, तो बच के निकलने का कॉपी में बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब लिखना शुरू करेंगे तो ये रास्ते आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लिख दिया आपने? कहाँ पे थे हम लोग? 16 का किस में थे? 16 का सब क्लोज 3। चलिए 16 के सब क्लोज 4 में लिखेंगे। 16 के सब क्लोज 4 में लिखेंगे। 16 के सब क्लोज 4 में लिखेंगे, डैश देके लिखेंगे। राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को विशेष पिछड़े वर्ग के नागरिकों को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में विशेष प्रावधान करता है। राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है यदि राज्य के राय में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट व्यूज। ठीक है, राज्य के राय में, किसके राय में? राज्य के राय में। कब विशेष प्रावधान करेगा? यदि राज्य के राय में, ठीक है, राज्य के राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के राय में, राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में, राज्य के अधीन सेवाओं में
इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, इनका, ठीक है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, प्रतिनिधित्व ना हो, प्रतिनिधित्व ना हो, या फिर नहीं हो, नहीं हो। अब लिखेंगे इसी में ऐसा प्रावधान सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए है। ऐसा प्रावधान सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए है। समानता, ठीक है, प्रदान करने के लिए है। सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए है। लिख लिया आप लोगों ने? जी अगर सर। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, आर्टिकल्स को समझा भी दूंगा किस आर्टिकल्स में क्या है, क्यों लिखा गया है, ये सारी चीजें। सोलह के 5 में लिखिए, 16 का सब क्लोज 5 में लिखिए, इसको डैश देके लिखे, अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 5। ये वाला जो था 4 का ही हिस्सा था, ठीक है। ये 16 का 4 में लिखे थे ना इसको, ठीक है। अब 16 का 5 में लिखिए, अनुच्छेद 16 का 5 लिखिए, अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 5 लिखिए। राज्य किसी धार्मिक इसमें क्या लिखना है? राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के, राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के, राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित कर सकता है। लिख लिया आपने? क्या बोलता है? तो राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म या विशिष्ट संप्रदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित कर सकता है, ठीक है। 16 के 6 में लिखिए, 16 का 6 में लिखिए, 16 का सब क्लोज 6 में लिखिए, 16 के सब क्लोज 6 में लिखिए। ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। 16 का सब क्लोज 6, 16 का सब क्लोज 6, अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 6 में लिखिए। देखिए, राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के, राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबंधित, सॉरी 16 के 6 में लिखना था, मिस्टेक, गलत लिखा रही, फिर से काटिए उसको लिख, वो तो 5 का लिखवा रहा है, तो सॉरी, तो 5 का लिखवा रहा है 16 के 6 में। 16 के 6 देके डैश देके लिखे, इस अनुच्छेद को 16 के 6 में लिखना था,
इस अनुच्छेद को ठीक है, इस अनुच्छेद को 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग। ठीक है, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग लिखिएगा। ठीक है, कौन सा सामान्य वर्ग क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े तो है, लेकिन सामान्य वर्ग में आते हैं। सामान्य वर्ग, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लोक नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकता है। विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 का 6 में लिखना था, इस अनुच्छेद को 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया। 2019 में जोड़ा गया राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लोक नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसी में। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसी वाले में। अनुच्छेद 14, 15 और 16 को, अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मिलकर एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मिलाकर एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक केस आया था, ठीक है, बीपी मंडल वाला। नहीं, दशरथ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, दशरथ। ठीक है, दशरथ बनाम, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य 1961 ईस्वी। इसका लिखा देवदासन बनाम भारत संघ। देव, सर ये को लिखना है। हाँ इसी में लिखना है, देवदासन बनाम भारत संघ, देवदासन बनाम भारत संघ। ये केस था 1964 का, 1964 ईस्वी का। 1900, ये लिख दीजिएगा। मतलब मैंने क्या लिखा है, अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मिलाकर एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। दशरथ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1961, और ठीक है, एवं लिख दीजिए। ठीक है, एवं देवदासन बनाम भारत संघ, ठीक है, 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया, मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इन अनुच्छेदों को एक साथ पढ़े जाने के बाद ही, इन अनुच्छेदों को एक साथ पढ़े जाने के बाद ही, इन अनुच्छेदों को ठीक है, एक साथ पढ़े जाने के बाद ही, इस अनुच्छेदों के एक साथ, इन अनुच्छेदों को एक साथ पढ़े जाने के बाद ही, ठीक है, समता के सिद्धांत को स्थापित किया जा सकता है। बाद ही समता के सिद्धांत को, ठीक है, समता के सिद्धांत को, ठीक है, स्थापित किया जा सकता है, किया जा सकता है। समता के सिद्धांत को स्थापित किया जा सकता है। और विभेद को
और किया जा सकता है, कॉमा दीजिएगा, और और विभेद को, ठीक है, समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने बोला से भाई साहब देखो 3 आर्टिकल्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 14, 15, ठीक है, अगर मान लीजिए 14 है, ठीक है, 15 है, ठीक है, और 16, ये तीनों को अगर मिला के अगर पढ़ेंगे ना, ये तीनों को अगर मिला के पढ़ेंगे तो 2 केस आए थे। एक केस थे आपके दशरथ दशरथ बनाम, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य, दूसरा क्या था, देवदासन बनाम भारत संघ 1964। ये तीनों को अगर एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसे क्या पलता है, सही रूप में, मतलब समता के सिद्धांत को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और विभेद को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 16 का इतिश्री होता है, ठीक है। आर्टिकल 16 मैंने बहुत ही डिटेल्स में लिखा दिया, आर्टिकल 16, ठीक है। अब हम लोग को है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 को भी बहुत ही डिटेल्स में हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रीलिम मेंस के थ्रू आपका पीटी की भी तैयारी हो रही है, और इतना डिटेल्स में आप लोगों ने आर्टिकल 16 का अध्ययन नहीं किया होगा, ठीक है। सर ये तो क्या केस में क्या क्या था? दशरथ बनाम आंध्र प्रदेश। हाँ, क्या छूट गया क्या? नहीं सर, ये केस में क्या था ये पूछ रहे हैं। कुछ केस में नहीं था, इसमें समता के अधिकार से संबंधित केस था। इसमें तीनों आर्टिकल्स के आधार पे कहा गया भाई साहब देखो, समता के अधिकार को अच्छे तरीके से अगर प्रतिस्थापित करना है तो 14, 15, 16 की अगर आर्टिकल्स को अगर सही हिसाब से पढ़ेंगे तो तीनों को मिला के पढ़ने से समता के अधिकार को पूरी तरीके से स्थापित किया जा सकता है, विभेद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और केस में हियरिंग में डिटेल्स में क्या था, जजमेंट हमको याद नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा, समता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केस है, सब किसका जजमेंट कौन याद रखेगा। बस आपको ध्यान में रखना है दशरथ बनाम आंध्र प्रदेश और देवदासन बनाम भारत संघ, ठीक है, ये दोनों केस जो थे समता के अधिकार से संबंधित हैं, ठीक है। एग्जाम में भी इतना ही पूछेगा। अब ओरिजिनल जजमेंट क्या था मुझे नहीं याद है, जज ने क्या फैसला दिया था और मामला क्या था। अनुच्छेद 17 लिखना, अनुच्छेद 17 छोटा है, अनुच्छेद 18 भी छोटा है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 बहुत छोटा, लिखा दूं? ये मत ना करो इतना हल्ला। फिलहाल तो हल्ला आप कर रही है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 लिखा है, हाँ? अरे लिखवाया कि बताया कि नहीं? सर लिखवा दीजिए। नहीं सर, आने दीजिए अभी। अनुच्छेद 17 खाली लिख लीजिए, अनुच्छेद 17 लिख लीजिए केवल, अनुच्छेद 17 देवियों और सज्जनों लिख लीजिए, बहुत ही सुंदर आर्टिकल्स है। अनुच्छेद 17, देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 की बात करें अस्पृश्यता की अंत की वही, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसमें दंड देने की बात होती है, ठीक है, डराया जाता है इसके अनुसार। अस्पृश्यता का अंत क्या है, ये अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। लिखेंगे इसमें, देखिए पॉलिटी में 114 नंबर का एग्जाम आपका होता है, ठीक है। मेरा उद्देश्य से कम मेंस में 90 प्लस नंबर आप लोगों को 90 के 80, 90 के नंबर के आसपास मिल जाए, अच्छा नंबर आता है पॉलिटी में, ठीक है। वन साइडेड स्कोरिंग होता है पॉलिटी का। 114 नंबर ये है, 114 नंबर का बात करेंगे तो क्या है आपका, हिस्ट्री है, 300 नंबर का एस्से है, 72 नंबर का बात करेंगे स्टैटिक्स है, आईआर का मुद्दा है, तो ये सब हम बहुत अच्छा आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आईआर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, आईटी, ज्योग्राफी, तो इसमें हमको मतलब हाँ, पहले तो आपका आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अनुच्छेद 17 लिखिए, ठीक है, लिखेंगे अनुच्छेद 17 में का अस्पृश्यता का अंत है, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और उसका किसी भी रूप में आचरण करना अपराध माना जाएगा, किसी भी रूप में आचरण करना, ठीक है, उसका किसी भी रूप में आचरण करना, आचरण मतलब प्रयोग करना, ठीक है, अपराध माना जाएगा और कानून के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक है। और कानून के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा, और कानून के अनुसार दंडनीय होगा, और अकॉर्डिंग टू द लॉ इट्स इलीगल, ठीक है।
और कानून के अनुसार क्या होगा? दंडनीय सर होगा। दंडनीय है। हम्म। और कानून के आचरण का अनुसार क्या छूट गया? ठीक है, दिखेंगे अस्पृश्यता का, इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में, ठीक है, और किसी भी रूप में आचरण करना अपराध माना जाएगा और कानून के अनुसार दंडनीय होगा। अब एक आर्टिकल से आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 35, बताएंगे अनुच्छेद 35 में क्या है? बताइए, पैसा मिलेगा बताने का, 1 लाख का प्रश्न है। राज्य 35 का में क्या है? राज्य का परिभाषा 35 में 36 वही में है है। वो, 36 में है। डंटा का है डंटा, यही सिखाया है, डीपीएसपी का पहला आर्टिकल है। 35 में बोलता संसद को ये पास अधिकार होगा से भाई साहब मौलिक अधिकार से संबंधित क्या बनाए, नियम बनाए, ठीक है, और संसद के पास नियम क्या अधिकार है? हाँ, नियम कानून बना सकता है संसद। मान लीजिए यहाँ पे अस्पृश्यता कांड, मतलब अस्पृश्यता कानून तो बना दी, दंडनीय अपराध है। अब किसके लिए कितना मतलब सजा मिलेगा, तो इसके लिए संसद जो संसदीय विधि के अनुसार कानून बनाती है, ठीक है। तो इसी में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, संसद के अनुच्छेद 35, ठीक है, संसद को अनुच्छेद 35, संसद को अनुच्छेद 35, संसद को अनुच्छेद 35, संसद को अनुच्छेद 35 ये शक्ति प्रदान करता है, यह शक्ति प्रदान करता है, संसद को अनुच्छेद 35 ये शक्ति प्रदान करता है वह अस्पृश्यता के लिए दंड का निर्धारण करे, अस्पृश्यता के लिए दंड का निर्धारण करे, अस्पृश्यता के लिए क्या करे, दंड का निर्धारण करे, ठीक है। संसद के अनुच्छेद 35, ठीक है, यह शक्ति प्रदान करता है वह, ठीक है, अस्पृश्यता के लिए दंड का निर्धारण करे, ठीक है। देखिए मूल रूप से मौलिक अधिकार 12 से 35 में तो दिया गया, लेकिन मौलिक अधिकार आपको मिलता है कहां से कहां? 14 से लेकर 32 तक ही मौलिक अधिकार है, ठीक है। 12 में राज्य का परिभाषा है, 13 की बात करेंगे तो 13 कहता है भाई साहब कोई भी मौलिक अधिकार, कोई भी ऐसा कानून जो कि भूतकाल में फिर भविष्य काल में बनने जा रहा है जो कि मौलिक अधिकार के खिलाफ होगा उसका अल्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। 33 की बात करेंगे और 34 की बात करेंगे, ठीक है। तो 33 में आपको क्या है, एक में आपको मार्शल लॉ होगा, एक मार्शल लॉ होगा, ठीक है। एक में मतलब संसद तय करेगा से मतलब मार्शल लॉ के दौरान कानून कैसा रहेगा, ठीक है। और 35 क्या कहता है, मतलब संसद के पास अधिकार होगा, संसद के पास अधिकार होगा तो मौलिक अधिकार से संबंधित अधिनियम या फिर कानून बना सके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल 17 में बोला गया से भाई साहब अस्पृश्यता का पालन करना किसी भी रूप में दंडनीय अपराध होगा। अब मान लीजिए कोई कर रहा है तो दंड क्या दिया जाए, वैसे 4 साल का दंड हो, 5 साल का दंड हो, 10 साल का दंड हो, दंड के बारे में संविधान में थोड़ी ना लिखा गया। तो इसके लिए संसद के पास अधिकार है, अनुच्छेद 35 को, संसद को अनुच्छेद 35 से शक्ति प्रदान करता है जो अस्पृश्यता के लिए दंड का निर्धारण करे। जैसे लिखे इसमें, जैसे लिखे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जैसे अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है, 1955, 1955, ठीक है। अब जहां पे अधिनियम लग गया तो भाई साहब अधिनियम लग गया तो मनीय संसदीय कानून, संसदीय विधि के द्वारा कानून को बनाया गया नहीं, अधिनियम जहां भी लगा वहां पे संसदीय विधि के द्वारा इस कानून को बनाया गया, ठीक है, जहां भी अधिनियम लगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो ये संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, इसको अपराध के श्रेणी में मिला दिया, इसके लिए संसद ने कानून बनाया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कानून 1955। अब वर्तमान संदर्भ में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे, वर्तमान संदर्भ में इनमें, ठीक है, अलग से प्रश्न जोड़ा जाता है वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो इसी में देखेंगे वर्तमान में इसे, ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं, नागरिक, ठीक है, अधिकार, ठीक है, संरक्षण, ठीक है, अधिनियम कहते हैं, ठीक है। इसमें दंड का प्रावधान है, इसमें दंड का प्रावधान है, इसमें दंड का प्रावधान है, ठीक है, इसमें क्या है, दंड का प्रावधान है। मैं अब यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिकल 33 में बोला भाई साहब देखो
बलात्कार नहीं कर सकते हो। 24 में बोला भाई साहब बच्चों से मतलब काम नहीं करा सकते हो, तो काम नहीं करा सकते हो ठीक है, तो ये बच्चों से काम कराना दंडनीय है। ट्रैफिकिंग करना, महिलाओं को बेचना, महिलाओं को खरीदना, ठीक है, अंग का व्यापार करना, जैसे किसी का किडनी बेच देना, दिल बेच देना, दिमाग तो नहीं बिकेगा, ठीक है, ये सबको मतलब बेचेंगे, खरीदेंगे, शरीर का खरीद बिक्री करेंगे, तो 23 की तरह मतलब क्या अपराध है, तब भाई क्या सजा मिलेगा। तो इसके लिए भी संसद कानून बनाती है, बाल संरक्षण अधिनियम लेके आ गई, ठीक है, बंधुआ मजदूर अधिनियम लेकर आ गई, 1976 में आई ना, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, ठीक है। तो ये सब क्या संसदीय विधि के द्वारा इन कानून का निर्माण कराया गया है, ताकि इन सब आर्टिकल्स का अगर उल्लंघन होता है, जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेंगे तो उसको मतलब क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये सब किसके आधार पर संसदीय कानून को बनाती है, तो अनुच्छेद 35 के आधार पर। किसके आधार पर? अनुच्छेद 35 के आधार पर ही इस कानून का मतलब संसद क्या करेगी, निर्माण करेगी, ठीक है। और इसी के साथ अनुच्छेद 17 भी होता है, कंप्लीट होता है। क्या आर्टिकल 18 लिखेंगे, उपाधियों का अंत दिखवा दो, छोड़ दीजिए सर। अब छोड़िए सर। नहीं सर रहने छोड़ लेना। मजा नहीं आ रहा? कितना अच्छा सा प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी हो रहा है, नहीं?